सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के ऑनलाइन क्लास में। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत व्यावसायिक वित्त के स्रोत सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये 11वीं कक्षा के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाते हैं बच्चों के, जो 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी में जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो जो व्यवसायिक वित्त के स्रोत हैं, इसके लिए एक बड़ी अच्छी एक बात है कि वित्त एक संस्था का जीवन रक्त होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड का रोल है, ठीक उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में जो है वो वित्त यानी कि पैसा, फाइनेंस, इसका जो है वो एक संस्था में रक्त की तरह से जो है वो रोल होता है। तो इसी बात से ही आप लोग समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण होता है वित्त, फाइनेंस, पैसा। व्यावसायिक उपक्रम शुरू करने के समय और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, ये बात छुपी नहीं हुई है। पर्याप्त वित्त के अभाव में न तो व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है और न ही व्यवसाय का विस्तार करना संभव होता है। तो इन्हीं कुछ बातों को हम आज की ऑनलाइन क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को जो है वो हमने 2 भागों में बांटा है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। और पहले भाग का अलग से ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे हम, और फिर जो दूसरी वीडियो हम बनाएंगे भाग नंबर 2, उसके लिए अलग से जो है वो ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे। नहीं तो टेस्ट भी बहुत बड़ा हो जाएगा और एक वीडियो के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करना भी जो है वो असंभव सा ही नजर आ रहा है। तो आज हम भाग नंबर 1 जो है वो पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो इसके अंदर व्यावसायिक वित्त की प्रकृति और उसके महत्व के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वित्तीय आवश्यकताएं जो हैं वो क्या होती हैं और उसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अंश और अंशों के प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये हमारी अकाउंटेंसी में एक पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। फिर उसके अंदर फिर हमारा बीकॉम के अंदर भी इसी से जुड़े हुए जो हैं वो काफी पाठ आने वाले हैं। ऋण पत्र और ऋण पत्रों के प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी +2 की अकाउंटेंसी में भी ये जो है वो बराबर का हिस्सेदार बनेगा हमारे अकाउंट्स में अच्छे नंबर लाने में, और आगे आने वाली कक्षाओं में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो हम भाग नंबर 1 यहीं तक कवर करेंगे, ऋण पत्रों के प्रकार तक। इस चैप्टर के अंदर और हम क्या सीखेंगे, जन निक्षेप जो अगले भाग नंबर 2 में आएगा, व्यापारिक बैंक और उसके साख भाग नंबर 2 में हम कवर करेंगे। GDR और ADR ये भी हम भाग नंबर 2 में रखेंगे वीडियो की, और IDR भी जो है वो हम भाग नंबर 2 में लेंगे, भाग नंबर 1 में नहीं लेंगे। इसके अलावा यूरो इशू, अंत कंपनी वगैरह वगैरह, व्यापारिक साख इत्यादि, ये सारे के सारे हम भाग नंबर 2 में कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने भाग नंबर 1 और जान लेते हैं सबसे पहले व्यावसायिक वित्त की प्रकृति। अब तक हम व्यावसायिक वित्त के महत्व को तो कम से कम जान ही गए हैं कि व्यावसायिक उपक्रम यानी कि जो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसको सही ढंग से चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता रहेगी। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वो पैसा नहीं उपलब्ध होता, वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ना तो हम कुशलतापूर्वक अपने व्यवसाय का संचालन कर पाएंगे और ना ही उसका विस्तार यानी कि उसको और ज्यादा बड़ा हम व्यवसाय को नहीं कर पाएंगे। तो जान लेते हैं व्यवसाय वित्त की प्रकृति कैसी होती है, सभी व्यवसायों के लिए जरूरी। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। व्यवसाय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्माणी और एक जो है वो ट्रेडिंग वाले। ये हमने जान लिया था शुरू के पाठों में। दोनों ही व्यवसायों में वित्त का होना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार व्यवसाय का आकार बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ही हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो सभी प्रकार के व्यवसाय में जो है वो बहुत जरूरी है। फिर व्यवसाय के आकार की हम बात कर लेते हैं। व्यवसाय के आकार तथा वित्त की आवश्यकता में घनात्मक संबंध होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। जितना बड़ा व्यवसाय का आकार होता जाएगा उतनी ही अधिक हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती चली जाएगी। ठीक है, और व्यवसाय का आकार घटेगा तो इसकी आवश्यकता भी कम हो जाएगी। तो आकार पे डिपेंड करता है व्यवसायिक वित्त। फिर सभी प्रकार की पूंजी जो है वो इसमें सम्मिलित हो जाती है, स्वामी की पूंजी भी और जो हम बाहर से पैसा उठाने वाले हैं वो पूंजी भी। तो दोनों ही प्रकार की जो पूंजी जो है वो इसमें सम्मिलित हो जाती है। एक जो व्यवसाय शुरू करते समय अपनी पॉकेट से लगाता है, और दूसरा जो बाहर से पैसा अरेंज करता है। इस पार्ट के अंदर हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि बाहर से पैसा कैसे अरेंज किया जाता है। फिर
इसकी प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील होती है। व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि व्यापार का स्तर कैसा है, मुद्रास्फीति की दर क्या रही है जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया, महंगाई वगैरह, मांग की कमी या मांग की वृद्धि, नकद या फिर उधार क्रय विक्रय इत्यादि। तो ये सारे तत्व जो है वो हमारे व्यवसाय के वित्त को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक उधार खड़ा होने पर हमें अत्यधिक वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सामान तो लाना है। इन तत्वों में परिवर्तन के साथ साथ व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता भी अकॉर्डिंग टू जैसी सिचुएशन रहेगी बदलती रहेगी, और इन तत्वों में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। कभी उधार ज्यादा, कभी उधार कम, कभी नकद ज्यादा, कभी कम, कभी मांग में वृद्धि, कभी मांग में कमी इत्यादि। मुद्रास्फीति की दरें भी लगातार जो है वो परिवर्तनशील होती रहती हैं। फिर व्यवसाय के आकार का निर्धारण। वित्त की उपलब्धता पर ही व्यवसाय का आकार निर्भर करता है। बिल्कुल जर्नल सी बात है। ज्यादा अगर मेरे पास में वित्त पैसा या पैसा अरेंज करने के सोर्सेज अधिक होंगे, उतना ही व्यापार में बड़ा खड़ा कर लूंगा। कम होंगे, सीमित मात्रा में होंगे, तो छोटा व्यापार खड़ा कर लूंगा। और फिर हमारा आखिरी पॉइंट आ जाता है इसमें, विस्तृत मद। व्यवसायिक वित्त जो होता है वो एक विस्तृत मद होता है, अर्थात इसके अंतर्गत पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाना, पूंजी को प्राप्त करना, पूंजी का उचित विनियोग करना इत्यादि सभी चीजें सम्मिलित आ जाती हैं। तो एक बड़ी टर्म है ये व्यवसायिक वित्त। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जो व्यवसायिक वित्त की प्रकृति को दर्शा देते हैं कि किस प्रकार का होता है। व्यवसायिक वित्त का महत्व को जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये व्यवसायिक वित्त। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा व्यवसाय की स्थापना के लिए आवश्यक। ठीक है, व्यवसाय की स्थापना के समय हमें भूमि भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, या और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो उस समय हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यवसाय में जब शुरू में ही अगर मेरे पास में उतना पैसा मैं नहीं अरेंज कर पाता या मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं व्यवसाय जो है वो शुरू नहीं कर पाऊंगा, एक सपना मात्र रहकर रह जाएगा। व्यवसाय चलाने के लिए भी जरूरी चाहिए। अब व्यवसाय खड़ा तो कर लिया हमने, स्थापना तो उसकी कर ली, पर कच्चे माल का करें, वेतन मजदूरी के भुगतान, भाड़े का भुगतान, जहां से कच्चा माल आएगा वो ट्रक वगैरह जो है वो, या फिर मैं ट्रेन में जो मंगवाऊंगा तो खर्चा तो चाहिए उसमें। फिर जो तैयार माल है उसको भेजने के लिए भी जो है वो मुझे खर्चा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हर स्टेप के ऊपर हमें वित्त की आवश्यकता पड़ रही है। पर्याप्त वित्त होगा तो व्यवसाय को आसानी से सफलतापूर्वक चलाया जा सकेगा। फिर व्यवसाय के विस्तार के लिए जरूरी है। आधुनिकीकरण का दौर है, हम सभी जानते हैं, और हर व्यक्ति, हर व्यवसायी ये चाहता है कि उसका व्यवसाय जो है वो जो लगातार बड़ा हो। तो पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें जब शिफ्ट करनी होंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए बहुत जरूरी होता है ये करना। तो इसके लिए सभी के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार व्यवसाय के विस्तार बड़ा करना है। पहले 1 यूनिट थी, अब 2 यूनिट करनी है। पहले 1 मशीन थी, अब 1 मशीन और लगानी है। तो इस प्रकार से जब भी हम विस्तार करेंगे तो हमें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अवसरों के लाभ उठाने के लिए भी जरूरी है। व्यवसाय में अनेक बार लाभ के अवसर आते हैं। पर्याप्त वित्त होने पर इन अवसरों का फायदा उठाया जा सकता है। जैसे अधिक मात्रा में माल क्रय करने पर छूट अगर मिल रही हो तो मुझे वहां पर पैसे चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, मान लो हम पेन का व्यवसाय करते हैं और मुझे कहीं से 50,000 इकट्ठे पेन खरीदने पर 20% की छूट मिल रही हो, तो फिर मुझे 50,000 पेन खरीदने का पैसा वित्त फाइनेंस मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो मैं उस लाभ को खो दूंगा। या मौसम के अकॉर्डिंग, सर्दियों का मौसम आ रहा है तो सर्दियों के मान लो हम रेडीमेड गारमेंट की शॉप हमारी है या उस तरह का कोई व्यापार करते हैं, तो फिर वहां पर एकदम से मुझे फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तभी मैं जो है वो दुकानदारों को माल मुहैया करा पाऊंगा, या दुकान है तो कस्टमर को माल मुहैया कर पाऊंगा। तो वित्त की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर मंदी काल का सामना करने के लिए, मंदी काल में पर्याप्त वित्त अगर नहीं होगा तो व्यवसाय अपने आप को नहीं बचा पाएगा। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था तो व्यवसाय जो है वो बंद करने पड़ गए थे हमें, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और महामारी का सामना कर पाएं। तो उस समय पर अगर मेरे पास में या जिस भी व्यवसाय के पास में वित्त संबंधी समस्या रही होगी तो वह व्यवसाय ठप हो गए होंगे, और जिन्होंने जो है वो वित्त का पर्याप्त प्रबंध कर रखा होगा तो वो इस मंदी काल को जो है वो सर्वाइव कर गए होंगे। फिर साख बढ़ाने में सहायक होता है ये। वित्त द्वारा तुरंत भुगतान करके व्यवसाय की साख को बढ़ाया जा सकता है। जिन व्यवसायियों की साख अच्छी होती है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से पैसा भी उपलब्ध हो जाता है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आसानी से समझ में आ जाते हैं। फिर वित्तीय आवश्यकताएं, इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। प्रत्येक व्यवसाय में अनेक प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है जिसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। समय के आधार पर वित्तीय आवश्यकताओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी 3 भाग हैं? एक तो हो गया हमारा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं। प्राय यह व्यवसाय को 10 वर्ष से अधिक के लिए वित्त की आवश्यकता होती है तो उसे दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता कहा जाता है। जैसे कि बिल्डिंग खरीदनी हो, कोई भूमि खरीदनी हो, कोई मशीनरी इत्यादि खरीदने के लिए, तो 10 वर्ष से अधिक के लिए जो है वो वित्त उपलब्ध हो जाता है हमें, तो उनको हम दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं कहते हैं। फिर मध्यकालीन आ जाती हैं हमारी। व्यवसाय को जब 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम वित्त की आवश्यकता होती है तो उसे मध्यकालीन वित्त आवश्यकता कहते हैं हम। मध्यकालीन वित्त का प्रयोग मशीनों के प्रतिस्थापन, एक मशीन की जगह दूसरी मशीन, शोध और विकास कार्यों के लिए, क्या मार्केट में चल रहा है उसकी खोजबीन करना शोध कहलाता है। बड़े पैमाने पर विज्ञापन इत्यादि के लिए जो है वो किया जाता है। और तीसरा हमारा आ जाता है अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं। व्यवसाय की 1 वर्ष तक की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है वो जरूरत पड़ती है, उसको हम अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं कहती हैं। जैसे कि दैनिक डेली यूज के लिए, जैसे माल का भाड़ा, मजदूरी, सैलरी वगैरह देना, भाड़ा, किराया, कर इत्यादि का भुगतान करना, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्पकालीन में आ जाती हैं। समय के आधार पर विभक्त की गई व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय को 3 प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दीर्घकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त, अल्पकालीन वित्त। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दीर्घकालीन वित्त के लिए, मध्यकालीन वित्त के लिए और अल्पकालीन वित्त के लिए हमें किस किस प्रकार से हम जो है वो वित्त इकट्ठा कर सकते हैं, उनके स्रोतों को नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं क्योंकि ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये सारी की सारी चीजें हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो अगर मुझे दीर्घकालीन वित्त के लिए जो है वो क्या स्रोत है मेरे पास में, इक्विटी शेयर्स है मेरे पास जिनको समतांश कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर, ऋण पत्र जिनको डिबेंचर्स कहते हैं। ये तीनों पॉइंट तो आज ही हम कवर कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। फिर लाभों का पुनर्विनियोजन या फिर प्रतिधारित लाभ, जो लाभ आ गए हैं उनको फिर से री इन्वेस्ट कर देना। और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, ये सारे के सारे इस चैप्टर में कवर करने वाले। मध्यकालीन में फिर ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश, जन निक्षेप, पब्लिक डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, और व्यापारिक बैंक आ जाते हैं हमारे। और अल्पकालीन के हमारे आ जाते हैं कि जैसे कि बैंक हमें सुविधाएं दे देता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स और प्राप्य बिलों को भुनाना, ट्रेड क्रेडिट्स, व्यापारिक साख, अंतः कंपनी जमाएं, इंटर कोऑपरेटिव डिपॉजिट्स जो ICDs हैं। ये सारे के सारे हम इस पार्ट के अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। समतांश किसे कहते हैं, चलिए अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। ये सारी की सारी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें अब जो है वो शुरू हो गई हैं हमारे पास में। समता अंश वे अंश हैं जो वार्षिक लाभांश के भुगतान व समापन के समय, समापन जब कंपनी बंद होती है के समय, पूंजी की वापसी में किसी भी तरह की पहल का अधिकार नहीं रखते हैं। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं, उदाहरण लेकर समझते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैं कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं और व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है और मेरे पास में 1 लाख रुपए। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि व्यवसाय शुरू करने के लिए हम वित्त कैसे इकट्ठा करते हैं, एक जो स्वामी का पैसा होगा, एक जो बाहर से हम पैसा उठाएंगे। तो 10 लाख की आवश्यकता है, 1 लाख रुपए तो स्वामी के हो गए यानी कि मेरे हो गए, वो मुझे 9 लाख रुपए और चाहिए। तो वो मैं मार्केट में किस किस प्रकार से जो है मैं उठा सकता हूं, हमने पिछली स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा था। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये तरीके ऐसे ही हैं जहां हम बाहर से पैसा जो है वो अरेंज करने वाले हैं। तो उसी की एक कड़ी है समतांश। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये वित्त इकट्ठा करने का सोर्स, समतांश। जो पूंजी अंशों में निर्गमित करके एकत्रित की जाती है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में,
अंश निर्गमित करके प्राप्त की जाने वाली पूंजी की अधिकतम राशि की जानकारी दे दी जाती है, जिसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। कंपनी को इस रजिस्टर्ड जो पूंजी हो गई, इसको निश्चित राशि का छोटे से छोटा इकाई यूनिट्स में बांट दिया जाता है। रजिस्टर्ड पूंजी के प्रत्येक छोटी इकाई को हम अंश के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो 10 लाख के जो है वो रजिस्टर्ड पूंजी है कंपनी, और 10-10 रुपए के 1 लाख हिस्सों में वो विभक्त कर देता है, तो हर 10 रुपए का हिस्सा जो है वो शेयर कहलाएगा। ठीक है, अंश की बात कर रहे हैं, छोटे से छोटा हिस्सा जो निर्गमित कर दिया गया कि एक व्यक्ति 10 रुपए में एक शेयर खरीद सकता है, तो फिर वो 10 रुपया जो है वो अंश कहलाएगा, वो छोटे से छोटा हिस्सा हमारी रजिस्टर्ड पूंजी का। समता अंश को निर्गमित करके एकत्रित की गई पूंजी को हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। इसके अभाव में किसी भी कंपनी की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जिन निवेशकों को समता अंश जारी किए जाते हैं उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। इन्हें कंपनी की सभाओं में मतदान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। कंपनी के संचालकों की नियुक्ति इनके द्वारा ही की जाती है, जो कंपनी का संचालन करते हैं। इस प्रकार समता अंशधारी कंपनी के प्रबंध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। समता अंशों पर लाभांश की दर अनिश्चित होती है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बातें हैं। समता जो अंश होते हैं जिनका अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इन पर जो लाभांश देंगे, लाभांश क्या होता है, जो लाभों में से कंपनी हिस्सा जो है वो अंशों, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, अंशधारी जो होते हैं, उनमें बांटती है, उसको लाभांश कहते हैं। ठीक है, तो इस पे अनिश्चित दर होती है और इन लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश देने के बाद में किया जाता है। पूर्वाधिकार अंश इसके जस्ट बाद में हम पढ़ेंगे, तो वहां डिटेल में समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहले पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश में से हिस्सा दे देते हैं, फिर उसके बाद में समता अंशधारियों को देते हैं। कंपनी की समाप्ति की दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस करने के बाद ही समता अंशधारियों को पूंजी वापस की। ये कंपनी बंद करने वाली बात है। जब हम कंपनी बंद करेंगे तो पहले पूर्वाधिकार अंश जिनके पास होंगे उनको पैसा दिया जाएगा, उसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि समता अंशधारी अधिक जोखिम वहन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो क्या मतलब हो गया समता अंश का? इसका अभिप्राय क्या हुआ? उन अंशों से जो वार्षिक लाभांश के भुगतान व समापन के समय पूंजी की वापसी में किसी तरह की पहल का अधिकार नहीं रखते। तो सिंपल सी बात है, पहल का अधिकार कौन रखता होगा? पूर्वाधिकार अंश। चलिए अब समता अंश के लाभ जान लेते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी के, बिना इसके तो एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते हम कंपनी। तो इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। विनियोजकों को क्या लाभ होता है समता अंश का, और कंपनी को क्या लाभ होता है। विनियोजकों को प्रबंधकीय क्रियाओं में हिस्सेदारी। समता अंशधारियों को कंपनी की सभाओं में उपस्थित होने व मत देने का पूरा अधिकार होता है। जहां तक प्रबंध में हिस्सेदारी का प्रश्न है, समता अंशधारी संचालकों की नियुक्ति करते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। या फिर कहें हम कि समता अंशधारियों का कंपनी के प्रबंधक में अप्रत्यक्ष रूप से हाथ होता है। ठीक है, एक तो ये लाभ हो गया समता अंशधारियों को। फिर लाभांश के रूप में अगर हम बात करें तो कंपनी की आय के अंतिम प्राप्तकर्ता होने के कारण ऋण पत्रों पर ब्याज, पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभांश आदि के भुगतान करने के बाद में जो भी शेष बचेगा वह लाभ समता अंशधारियों को ही मिलता है। कई बार यह शेष राशि बहुत अधिक मात्रा में बच जाती है, जिसका प्रभाव यह होता है कि समता अंशधारियों को लाभांश के रूप में बहुत अधिक आय हो जाती है, और अगर कम रह जाएगी तो कम हिस्सेदारी बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा पॉइंट आ जाता है पूंजीगत लाभ अर्जित करना। कंपनी की आय में कई बार कंपनी के लाभ अधिक होने के कारण समता अंशधारियों का बाजार मूल्य तेजी से बढ़ने लग जाता है। समता अंशों का कब बढ़ने लग जाता है? जब कंपनी को ज्यादा लाभ होता है तो
जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू है मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। ऐसी स्थिति में अंशों को बेचकर लाभ अर्जित किया जा सकता है। ऐसे लाभ को पूंजीगत लाभ कहते हैं। ठीक है, कैसे लाभ को पूंजीगत लाभ कहते हैं? जब मेरे पास में शेयर मान लीजिए 50 रुपए का एक है और कंपनी के प्रॉफिट कमाने के कारण उसकी वास्तविक कीमत 100 रुपए हो गई, तो उसको जब मैं बेचूंगा तो उससे जो लाभ मुझे होगा उसको मैं पूंजीगत लाभ कहूंगा। इस प्रकार समता अंशधारियों को प्राय प्रतिवर्ष लाभांश तो मिलता ही रहेगा, लेकिन कभी कभी अंशों के बाजार मूल्य में हुई बढ़ोतरी से भी लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको पूंजीगत लाभ कहेंगे। अब कंपनी को क्या लाभ होता है इक्विटी शेयर से? स्थायी पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। समता अंश कंपनी को दीर्घकालीन और स्थायी वित्त उपलब्ध करवाते हैं। समता अंश पूंजी का भुगतान कंपनी को अपने जीवन काल में नहीं करना होता। कब करना होता है? समापन की अवस्था में ही करना होता है। ठीक है, एक तो स्थायी पूंजी मिल गई कंपनी को, फिर स्थायी भार नहीं होता। समता अंश पूंजी पर प्रतिफल स्वरूप कंपनी पर कोई स्थायी भार नहीं होता। इस पर पूर्वाधिकार अंशों की भांति लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। सभी स्थायी व्ययों का भुगतान करने के बाद यदि कुछ शेष बचेगा तभी जो है वो लाभांश बटेगा। तो कोई फिक्स नहीं है भाई इतने % तो देना ही पड़ेगा इनको लाभांश, कुछ नहीं है ऐसा। सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी बचेगा कंपनी में लाभ के रूप में वही जो है वो इनके अंदर बटेगा। फिर साख में वृद्धि। जिस कंपनी की जितनी अधिक इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, समता अंश पूंजी होगी, बाजार में उसकी साख उतनी ही अधिक होगी। इससे कंपनी को ऋण प्राप्त करने में भी हेल्प होती है और क्षमता में भी वृद्धि होती है, ज्यादा से ज्यादा ऋण मिल जाता है। फिर बंधक वगैरह की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। प्राय ऋण लेने के समय कंपनी को अपनी संपत्तियां बंधक या गिरवी जिसको हम कहते हैं रखना पड़ता है, लेकिन अंश पूंजी पर बंधक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इसको मिल जाता है फाइनेंस। तो ये लाभ है, तो लाभ है तो कुछ ना कुछ दोष भी होंगे। चलो जिक्र कर लेते हैं, उसी प्रकार से बांट लेते हैं दो हिस्सों में। विनियोजकों को क्या हानि होगी और कंपनी को क्या हानि वाले है। सबसे पहले अनिश्चित आय, क्योंकि समता अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, ये अब तक हम समझ चुके हैं। इसीलिए समता अंशधारियों की आय भी अनिश्चित होगी। यहां यह भी जरूरी नहीं है कि कंपनी को लाभ होने की दशा में उन्हें लाभांश अवश्य मिलेगा। कई बार भावी वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए लाभों को कंपनी में भी रोका जा सकता है। फिर मंदी काल से हानि। मंदी काल में लाभ कम होने के कारण एक और लाभांश की कम दर से मिलता है, वहीं दूसरी ओर अंशों का बाजार मूल्य भी गिर जाता है। इस प्रकार मंदी काल में समता अंशधारियों को भारी हानि होने की संभावना रहती है। समापन से हानि। कंपनी के समापन की दशा में इक्विटी शेयर कैपिटल की वापसी सबसे अंत में की जाती है, जहां तक कि अधिक हानि होने की दशा में समता अंशधारियों को जो पूंजी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है, विनियोग कर रखी है, उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है, मतलब पैसा डूब गया। सट्टेबाजी से हानि। कुछ लोग अंशों में सट्टेबाजी करते हैं, जिसके कारण इनके बाजार मूल्य में भारी उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। इससे भी विनियोजकों को हानि होने का खतरा बना रहता है। कंपनी को क्या हानि होती है इससे? समता पर व्यापार के लाभ से वंचित। यदि कंपनी केवल समता अंश ही जारी करती है तो समता पर व्यापार का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसका लाभ उठाने के लिए ऋण पूंजी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तो ये नुकसान हो गया, यदि कंपनी केवल समता अंश ही जारी करती है तो समता पर व्यापार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसका लाभ उठाने के लिए उनको फिर ऋण पूंजी का जो है वो यूज करना पड़ेगा। फिर पूंजी ढांचे में लोचशीलता का अभाव। समता अंशों को एक बार निर्गमित करके कंपनी अपने जीवन काल में इनका भुगतान नहीं कर सकती। समता अंशों की यह विशेषता पूंजी ढांचे में लोचशीलता का अभाव पैदा करती है। अतः चाहते हुए भी कंपनी समता अंश पूंजी को वापस नहीं कर सकती। ठीक है, जो एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई तो फिर उस पैसे को वापस जो है वो नहीं कर सकते हम। फिर प्रबंध में हस्तक्षेप से हानि हो सकती है। कंपनी जितने अधिक समता अंश जारी करेगी उतने ही अधिक लोग हस्तक्षेप कंपनी में प्रबंध में करने लगेंगे। कई बार कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी कंपनी के अधिकतर अंश क्रय कर लेते हैं। ऐसे करके कंपनी को अपने हाथों में ले लेते हैं और मनचाहे ढंग से चलाना शुरू कर देते हैं।
फिर अधिक निर्गमन लागतें, अन्य प्रतिभूतियों की अपेक्षा समता अंश जारी करने पर कंपनी को अधिक निर्गमन लागतों का वहन करना पड़ता है, यानी कि जब वो इशू करते हैं शेयर्स को तो ज्यादा खर्चा होता है इन पर। लास्ट पॉइंट, कर लागत नहीं, कर लाभ नहीं। ऋण पत्रों पर भुगतान किए गए ब्याज को लाभ हानि खाते में अन्य खर्चों में भुगतान की भांति दिखाया जा सकता है, जिससे कंपनी का लाभ कम होता है, परिणाम स्वरूप कर आयकर कम भुगतान करना पड़ता है। लेकिन समता अंशों पर भुगतान किए गए लाभांश पर आयकर का कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यह कंपनी का खर्चा नहीं है, बल्कि यह तो लाभों में से दिया गया हिस्सा होता है। तो जितना फायदा समता अंश के अंदर हमने देखा, तो उसमें कुछ दोष भी ऐसे हमें मिले, लेकिन उसके बावजूद इस चीज से नहीं हम मना कर सकते कि समता अंशों के बिना कंपनी को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। अब दूसरे आ गए पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जो वार्षिक लाभांश के भुगतान और समापन के समय पूंजी की वापसी में किसी तरह की पहल करने का अधिकार रखते हैं। जो समता अंश थे वो अधिकार नहीं रखते थे। पूर्वाधिकार अंशों की पेमेंट करने के बाद ही इक्विटी शेयर वालों की पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंश कंपनी की दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों की तुलना में जो है वो दो प्रकार की प्राथमिकताएं जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। डिफरेंशिएट करने में सहायता मिलेगी। क्या? इन्हें लाभांश का भुगतान समता अंशधारियों से पहले किया जाता है और लाभांश की दर पहले से ही निश्चित होती है। 4%, 2%, 1%, 10%, 12%, पहले से ही बता देंगे कि इतने परसेंट जो है वो हम आपको लाभांश का हिस्सा देंगे। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी की वापसी समता अंशधारियों से पहले की जाएगी। समापन का मतलब जो कंपनी बंद हो रही है। प्राय पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 87 के अनुसार 87 के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में इन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है। चलिए जान लेते हैं कि पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। क्या होते हैं? यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे निश्चित अवधि के बाद अपने अंशों को समता अंश में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ऐसे अंशों को हम परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, मतलब परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या हो गए? जिनको इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है कि एक निश्चित अवधि के बाद में वो अपने अंशों को समता अंश में परिवर्तित कर सकते हैं। वहीं अगर अपरिवर्तनीय की बारे में बात करें तो इनको अधिकार प्राप्त नहीं होता। ऐसे अंशों को अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। फिर संचयी पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, ये अब तक हम समझ गए हैं। यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ ना हो तो अंशधारी उस वर्ष के बकाया लाभांश को अगले वर्ष प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार जिन जिन वर्षों में लाभ की अपर्याप्तता के कारण इन्हें लाभांश नहीं मिल पाता, तो इनका लाभांश संचित होता रहता है, जुड़ता रहता है। भविष्य में लाभ की जो है अधिक होने पर सर्वप्रथम इनका बकाया भुगतान कर दिया जाता है, फिर चालू वर्ष के लाभांश का भुगतान किया जाता है। संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का पूरा भुगतान होने के बाद ही शेष लाभों में से समता अधिकारी जो अंशधारी होते हैं उनका लाभांश भुगतान किया जाता है। फिर आ गया असंचयी। यदि किसी वर्ष पर्याप्त लाभ ना होने के कारण इन्हें लाभांश के भुगतान ना किया जाए तो अगले वर्ष इन्हें केवल चालू वर्ष का ही लाभांश दिया जाएगा, अर्थात पिछले वर्ष के बकाया लाभांश को प्राप्त करने का इनको अधिकार नहीं होता। तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक में है अधिकार एक में नहीं है। फिर भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं क्या होते हैं? जिन पूर्वाधिकार अंशों पर समता अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश वितरित करके उपरांत शेष लाभ में से पुनः लाभांश, अर्थात एक बार उन्हें पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त हो चुका है, लेने का अधिकार प्राप्त होता है, तो उन्हें भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। फिर से जान लेते हैं। जिन पूर्वाधिकार अंशों पर समता अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश वितरित करने के उपरांत शेष लाभ में से पुनः लाभांश, मतलब एक बार तो उनको अपना परसेंटेज मिल गया पूर्वाधिकार अंशों को, उसके बाद
इक्विटी शेयर वालों को एक निश्चित दर पर जो है कंपनी ने दे दिया, जो दर निश्चित नहीं होती, कंपनी अपनी मर्जी से निर्धारित कर देती है, भाई हम 2% देंगे, 1% देंगे, जो भी देना चाहें। उसके बाद भी लाभांश में से अगर इनको कुछ हिस्सा मिलता है तो वो होते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। अभागयुक्त में इसका विपरीत हो जाएगा, उनके पास अधिकार नहीं होता। फिर आ जाता है शोध्य पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर देती है वो शोध्य अंश कहलाते हैं। और अशोध्य वो जाएंगे जिनमें कंपनी जीवन काल तक भुगतान नहीं करती। तो शोध्य वो हो गए, पहले से होगा भाई 3 साल के बाद में आपको जो है वो आपके अंशों की कीमत कंपनी अदा कर देगी, वो तो हो गए शोध्य। और जो पूरे जीवन काल तक कंपनी जो है वो पेमेंट नहीं करेगी वो हो जाएंगे अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पूर्वाधिकार अंशों के लाभ। ठीक है, उसी प्रकार से 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, विनियोजकों के लिए क्या लाभ होंगे और कंपनी के लिए क्या लाभ रहेंगे। पहला पॉइंट, नियमित आय। यदि कंपनी को पर्याप्त लाभ होते हैं तो पूर्वाधिकार अंशों पर पूर्व निश्चित दर से ही लाभ दिया जाता रहेगा, लेकिन पर्याप्त लाभ ना होने की दशा में भी कुछ लाभांश तो मिलता ही है। यदि किसी वर्ष लाभांश बिल्कुल भी ना मिले तो संचयी पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश जमा होता रहता है और लाभ वाले वर्ष में चालू लाभांश के साथ साथ बकाया लाभांश का भुगतान भी कर दिया जाता है। संचयी जो हमने पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में समापन पर पूर्वाधिकार। जब कंपनी का समापन करेंगे तो सबसे पहले इनको भुगतान किया जाएगा, तो इनके पास जोखिम की मात्रा कम होती है। फिर अतिरिक्त लाभ देने में भागीदारी। जिन वर्षों में कंपनी को अधिक लाभ होता है तो कंपनी भागयुक्त, जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था, पूर्वाधिकार अंशों को अतिरिक्त लाभांश भी दे देती है। फिर संभावित प्रस्तावों पर मत का अधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है जिसमें उनके हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अब कंपनी को क्या लाभ होगा? प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं होगा। समता वाले कर सकते हैं प्रबंध में हस्तक्षेप क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रबंध में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होता। फिर समता अंशधारी प्राय पूर्वाधिकार अंशों की अपेक्षा अधिक लाभांश की उम्मीद रखते हैं। समता अंशधारियों को यह उम्मीद कंपनी पर बोझ बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर पूर्वाधिकार अंशों पर निश्चित दर से ही लाभांश का भुगतान करना होता है, इससे कंपनी निश्चिंत रहती है। फिर उसके बाद में पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन पर कंपनी को अपनी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, जबकि ऋण पत्रों की दशा में ऐसा कई बार करना पड़ता है। बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे ऋण पत्रों को। फिर स्थायी पूंजी। शोध्य पूर्वाधिकार अंशों को छोड़कर अन्य पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से कंपनी को स्थायी पूंजी प्राप्त होती है। शोध्य मतलब कौन से थे जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़े, जिनको कंपनी जो है वो उनकी पेमेंट वापस कर देती है। अशोध्य वो थे जिनको पूरे जीवन काल में कंपनी पेमेंट वापस नहीं करती है। तो शोध्य वाले छोड़कर बाकी तो स्थायी पूंजी के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। फिर लोचशीलता की बात कर लेते हैं। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करके कंपनी अपने पूंजी ढांचे को लोचशील बना सकती है, अर्थात यदि किसी समय कंपनी के पास पूंजी अधिक हो जाए तो वो शोध्य अंशों का भुगतान तुरंत कर सकती है, लायबिलिटी कम हो जाएगी उसकी। फिर समता अंशधारियों को क्या लाभ हो रहा है इससे? पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है जो बहुत अधिक नहीं होती। इसका प्रभाव यह होता है कि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश का भुगतान करके शेष बचा सारा लाभांश समता अंशधारियों को लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। इस प्रकार समता अंशधारियों को अधिक दर से लाभांश प्राप्त हो जाता है, तो समता अंशधारियों के लिए तो फायदेमंद है ये। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हानियों का जिक्र कर लेते हैं। दोष क्या है इसके अंदर पूर्वाधिकार अंशों में? उसी प्रकार से 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, विनियोजकों के लिए क्या हानि है और कंपनी के लिए क्या हानि है। पहला पॉइंट, अतिरिक्त लाभ में हिस्सा। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशों को छोड़ दें तो शेष पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के अतिरिक्त लाभ में हिस्सा नहीं मिलता। अतिरिक्त लाभ का अभिप्राय समता अंशों को निश्चित दर पर लाभ देने के बाद बचे लाभ से होता है। दूसरा, जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी की सारी संपत्तियां बेच दी जाती हैं और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों सहित सभी को उनकी जमा पूंजी के बराबर भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद जितनी भी राशि बचती है वो सारी समता अंशधारियों को दे दी जाती है।
ऐसा नहीं होता कि समता अंशधारियों पर जमा राशि के भुगतान करके जो अधिशेष बचे उसमें से पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी हिस्सा दिया जाए। ठीक है, तो ये एक नुकसान है। इनकी पेमेंट जितनी है उतनी ही इनको दी जाएगी, उसके बाद भी एक्स्ट्रा जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसमें से इनकी हिस्सेदारी नहीं बनती है। प्रबंधकीय गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते ये, एक तो ये इनकी हानि है, ये हम पहले से ही समझ चुके हैं। फिर लाभांश प्राप्त करने की बात कर लेते हैं, तो वैधानिक अधिकार नहीं होता उसके ऊपर। किसी वर्ष लाभांश प्राप्त न हो तो पूर्वाधिकार अंशधारी कोई वैधानिक कार्रवाई तो नहीं कर सकते, जबकि अगर हम ऋण पत्रों की बात करें तो ब्याज प्राप्त न होने पर वो कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं। कंपनी को क्या हानि? स्थायी भार। पूर्वाधिकार अंशों पर कंपनी को एक निश्चित दर से लाभांश देना पड़ता है, यह कंपनी के लिए स्थायी भार सा हो जाता है। पूर्वाधिकार अंशों पर दिए जाने वाला लाभांश कंपनी के वितरण योग्य लाभ का हिस्सा माना जाता है, ना कि एक खर्चे के रूप में। इससे कर के ऊपर कोई लाभ नहीं मिल पाता। फिर समता अंशधारियों की असंतुष्टि आ जाती है। किसी वर्ष लाभांश प्राप्त न होने पर जो है वो किसी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश समता अंशधारियों से पहले दिया जाता है, इस तरह हम समझ चुके हैं अब तक। मंदी काल में या फिर जिन वर्षों में लाभ कम कमाए हैं, पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राय लाभांश प्राप्त हो जाता है, लेकिन समता अंशधारियों के लिए कुछ नहीं बचता। ऐसी स्थिति में कंपनी को समता अंशधारियों को असंतोष का सामना करना पड़ता है, एक सामान्य सी बात है। अब पढ़ लेते हैं समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में क्या अंतर है। अब तक आप इन पूरी डिटेल से अच्छे से समझ चुके हैं, तो अंतर समझने में कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। चलिए अंतर का आधार में बढ़ते हैं। प्रबंध में भाग लेने के, तो समता अंशधारियों को तो प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को नहीं होता। लाभांश की क्रमबद्धता की बात करें तो समता अंशधारियों को लाभांश बाद में दिया जाता है और पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों से पहले दिया जाता है। पूंजी की वापसी की क्रम की बात करें तो समता अंशों को तो सबसे बाद में दिया जाएगा और पूर्वाधिकार को समता अंशधारियों से पहले दिया जाएगा। जीवन काल में पूंजी की बात करें तो कंपनी समता अंश जो है वो कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी वापस नहीं कर सकती। वहीं सिर्फ शोध्य पूर्वाधिकार अंशों में पूंजी वापस की जाती है, अन्यथा नहीं कर सकते। लाभांश की निश्चितता जो है वो समता अंश में नहीं बनी रहती, अनिश्चित रहती है, घटता बढ़ता रहता है। जिस साल लाभांश ज्यादा हो जाएंगे ज्यादा मिल जाएगा, लाभ कंपनी को कम होगा तो लाभांश कम मिल जाएगा। वहीं पूर्वाधिकारों की अंशों की बात करें तो उसमें तो सीमित निश्चित दर होती है, उसी परसेंटेज के हिसाब से इनको मिलता रहता है। अनिवार्यता की बात करें तो कंपनी की स्थापना के लिए समता अंशों का निर्गमन किया जाना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कंपनी शुरू नहीं हो सकती। पूर्वाधिकारों का निर्गमन करना आवश्यक नहीं। फिर संचयी प्रकृति की बात करें तो फिर समता अंशों में तो संचयी प्रकृति बिल्कुल भी नहीं होती। वहीं पूर्वाधिकार में संचयी पूर्वाधिकार अंश अगर हमारे पास में है तो फिर साल दर साल वो लाभांश जो हमें नहीं मिला है किसी साल लाभ कम होने के कारण या नुकसान होने के कारण, तो अगले आने वाले वर्षों में दिया जा सकता है। बहुत ही आसान पॉइंट है। आगे चलते हैं। हमारी आज की ऑनलाइन क्लास का ये आखिरी पॉइंट है ऋण पत्र, जिनको डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। ऋण पत्रधारियों द्वारा कंपनियों को दिए गए ऋण से है जिन पर वे निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। जो हमारे पूर्वाधिकार अंशधारी थे वो निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करते हैं, ऋण पत्रधारी ब्याज प्राप्त करते हैं। ऋण पत्र कंपनी के दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ऋण पत्र कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत निर्मित किए गए ऋण की स्वीकृति का लिखित प्रमाण पत्र होता है। अगर हम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2(12) के अनुसार अगर हम पढ़ें तो ऋण पत्र में ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड, कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित की जाती हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करें या ना करें। तो साधारण सी बात हम समझें अगर ऋण पत्र के बारे में, तो इनके ऊपर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। इसी प्रकार और ज्यादा अगर बात करें तो ऋण पत्र कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन जारी किया गया एक ऐसा प्रपत्र होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा बॉन्ड होता है जो ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति तथा उन शर्तों का वर्णन करता है जिनके अधीन ऋण लिया गया। इसमें ब्याज की दर आ जाती है,
प्राप्त ऋण की वापसी की अवधि और बंधक रखी गई संपत्तियों का भी जिक्र होता है। ऋण पत्रों की एक मुख्य विशेषता क्या होती है कि कंपनी द्वारा इन पर ब्याज का भुगतान किया ही जाता है, चाहे उसे लाभ हो या फिर हानि हो। दोनों दशा में ब्याज तो भैया आपको देना ही पड़ेगा। प्रकार पढ़ लेते हैं ऋण पत्रों के। कितने प्रकार के होते हैं? वाहक ऋण पत्र, जिन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है उन्हें वाहक ऋण पत्र कहते हैं। जैसे कि कंपनी ऐसे ऋण पत्रों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। इन ऋण पत्रों पर देय ब्याज का भुगतान इनके साथ संलग्न कूपन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो कोई कूपन इश्यू कर देते हैं, इसमें कूपन दे दो, ब्याज ले लो। फिर पंजीकृत ऋण पत्र, जिन ऋण पत्रों का हस्तांतरण कंपनी के कार्यालय में पूर्व सूचना द्वारा किए जाता हो उन्हें पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। इन ऋण पत्रधारियों के नाम ऋण पत्र रजिस्टर में लिखे जाते हैं, मतलब बकायदा रिकॉर्ड बनाया जाता है इसका। इनके मूलधन और ब्याज का भुगतान केवल उसी ऋण पत्रधारी को ही किया जाता है जिसका नाम रजिस्टर में लिखा गया हो। वाहक में तो क्या हो गया, कूपन इश्यू कर दिया, कूपन दिया, ब्याज ले लिया, कोई भी ले जा सकता है। शोधनीय ऋण पत्र, जिन ऋण पत्रों के मूल का भुगतान कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद कर देती है वो शोधनीय होते हैं। भैया 2 साल के लिए ऋण पत्र डिवेंचर इशू कर लें तो 2 साल के बाद में जो भी तिथि लिखी होगी उस प्रपत्र पर, उस डॉक्यूमेंट पे, उस डेट को आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अशोधनीय इसके विपरीत हो जाएंगे। जिन ऋण पत्रों के मूल धन का भुगतान, मतलब जो मुख्य रूप से जो पैसा लिया गया उसका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती, अशोधनीय कहलाएंगे। इनका भुगतान तो जब ही होगा जब कंपनी बंद होगी। परिवर्तनशील ऋण पत्र, जब ऋण पत्र धारियों को यह विकल्प दे दिया जाता है कि वे निश्चित समय के अंदर अपने ऋण पत्र को अंशों में बदलवा सकते हैं तो वो परिवर्तनशील हो जाएंगे। सुरक्षित ऋण पत्रों की बात कर लें, जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन अपनी संपत्ति को बंधक रखकर किया जाता है तो ऐसे ऋण पत्रों को सुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। यदि कंपनी ऋण पत्रों की राशि वापस करने में असमर्थ हो जाती है तो ऋण पत्रधारियों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे बंधक रखी गई संपत्ति को बेचकर अपनी रकम, लगाई गई पूंजी पूरा कर ले। ऋण दी गई पूंजी कर सकते हैं पूरे। असुरक्षित ऋण पत्र वो हो गए जिसमें किसी भी संपत्ति को बंधक नहीं रखा जाता। तो बहुत ही आसान पॉइंट है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। चलिए ऋण पत्रों के लाभों की हम चर्चा कर लेते हैं। उसी प्रकार से बांट लेते हैं हम दोनों हिस्सों में, विनियोजकों को लाभ और कंपनी को क्या लाभ होंगे। सबसे पहले विनियोजकों को, ऋण पत्रों पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज का नियमित भुगतान होता है। कंपनी को लाभ कम हो, अधिक हो, हानि हो, इससे ब्याज के भुगतान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ब्याज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट, ऋण पत्र प्राय कंपनी की संपत्तियों को बंधक रखकर निर्गमित किए जाते हैं तो इस दशा में सुरक्षित रहता है पैसा। अंशों की तुलना में ऋण पत्रों को अधिक सरलता से बेचा जा सकता है तो इसमें अधिक सरलता पाई जाती है। ठीक है, अतिरिक्त तरलता होती है इसके अंदर। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं परिवर्तन का अधिकार। परिवर्तनशील ऋण पत्रों पर उन्हें अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी बनकर कंपनी की समृद्धि में भाग ले सकते हैं। कंपनी को क्या लाभ होता है? ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, वे प्रबंध की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वित्त का सस्ता साधन, ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश की तुलना में कम होता है, अतः यह दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त का एक सस्ता साधन है। कर लाभ की अगर हम बात कर लें तो दिए जाने वाला ब्याज जो है वो कंपनी के लिए खर्चा होता है, जिससे क्या होता है कि उनकी टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स लगना है वो कम हो जाती है तो आयकर कम देना पड़ता है। फिर समतांशधारियों को अधिकतम आय हो जाती है। ऋण पत्रधारियों को निर्गमित करके कंपनी समतांशधारियों का लाभ उठाते हुए, समता पर व्यापार का लाभ उठाते हुए समता अंशधारियों के आय में वृद्धि कर देते हैं। देखिए समता अंशधारी तो कंपनी के मालिक हैं, जितना ज्यादा कंपनी में पैसा लाभ के रूप में बचेगा उतना ही उनको फायदा होगा। ठीक है, तो निश्चित दर से जो भी चीजें आएंगी वो समता अंशधारियों के लिए फायदे में रहेंगे। मंदी काल में सहायक, मंदी काल में जनता कंपनी के अंशों में विनियोग करने पर संकोच करती है। ऐसी स्थिति में ऋण पत्र वित्त प्राप्त करने का उत्तम साधन
हो जाता है। तो कंपनी को जो है वो मंदी काल में डिबेंचर्स ही ज़्यादा जो है ना वो आसानी से मिल जाते हैं। पूंजी ढांचे में लोचशीलता की बात हम कर लें तो शोधनीय जो हमारे ऋण पत्र थे उनको निर्गमित करके कंपनी अपने पूंजीगत ढांचे में लोचशील बना सकती है। शोधनीय कौन से होंगे? जो कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर अंदर ही जो है कंपनी उनको पैसा वापस कर देती है। आगे बढ़ते हैं। ऋण पत्रों पर हानि, तो हानि की तो चर्चा करेंगे ही। विनियोजकों की और कंपनी की दोनों की बराबर बराबर कर देते, कोई ज़्यादा हानि नहीं है। कम आय, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर काफ़ी कम होने के कारण ऋण पत्रधारियों की आय कम हो जाती है। वहीं प्रबंधकीय गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते वे लेनदार होते हैं, तो मतदान का प्रयोग भी उनको नहीं मिलता। कंपनी की अगर हानि की बात करें तो स्थायी बार होता है, क्योंकि निश्चित दर से उनको चाहे हानि हो चाहे लाभ हो उनको तो ब्याज देना ही पड़ेगा। फिर अगर ब्याज का भुगतान नहीं किया या मूलधन जो मुख्य रूप से जो पैसा लिया उसका भुगतान करने में अगर कंपनी असमर्थ रह जाती है तो ऋण पत्रधारी कंपनी को बंद करने के लिए वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, तो हानि के रूप में देखें तो कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर संपत्तियों पर अधिकार से साख की कमी आ जाती है, बंधक रखना पड़ता है। सुरक्षित ऋण पत्र जब हम लेते हैं तो उससे कंपनी की साख पर जो है वो एक बट्टा सा लग जाता है। चलिए, ऋण पत्र और अंशों में डिफरेंस जान लेते हैं। बहुत आसान है, अब तक आप लोग समझ गए होंगे अंश क्या होते हैं, ऋण पत्र क्या होते हैं। इसके साथ हम अपनी क्लास का समापन कर देंगे आज। चलिए समझते हैं। कंपनी से संबंध, तो ऋण पत्रधारी कंपनी के लिए लेनदार होते हैं, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। अब देखिए, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, सारा रिवाइज हो जाएगा। प्रतिफल की बात करें तो इन्हें विनियोग का ब्याज के रूप में मिलता है, उन्हें लाभांश के रूप में मिलता है। प्रबंध में भाग की बात करें तो ऋण पत्रधारियों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, वहीं अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। पूंजी की वापसी की अगर हम बात करें तो अशोध्य ऋण पत्रों को छोड़कर शेष ऋण पत्रों का रुपया कंपनी अपने जीवन काल में वापस कर देती है। वहीं अंशों की बात करें तो शोध्य पूर्वाधिकार अंशों को छोड़कर शेष अंशों का रुपया कंपनी अपने जीवन काल में वापस नहीं कर सकती। कर लाभ की अगर बात कर लें तो ऋण पत्रों पर कंपनी को कर लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ब्याज के रूप में दिया गया पैसा कंपनी खर्चे के रूप में दिखा देती है। उससे क्या होता है कि जिस इनकम पे कर लगना होता है वो इनकम कम हो जाती है। वहीं अंशों पर कर का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि लाभांश को कंपनी खर्चे के रूप में नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो तो अपने लाभों में से दिया गया हिस्सा है। वहीं अगर वापसी की क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो ऋण पत्रधारियों को पैसा दिया जाएगा। वहीं अंशों की अगर हम बात कर लें तो ऋण पत्रों के बाद पूर्वाधिकार अंशों का और उसके बाद में फिर समता अंशों का भुगतान का नंबर आता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आगे फ्यूचर में भी लगातार काम आने वाला एक ऐसा टॉपिक रहा, जिसमें आज हमने जो है वो वित्तीय क्या होता है, व्यावसायिक वित्त हमने जान लिया कि इसके बगैर तो हमारा व्यवसाय नहीं चलेगा। वित्तीय आवश्यकताएं क्या होती हैं और स्रोत कौन कौन से होते हैं। समता अंशों के ऊपर आज हमने चर्चा की, पूर्वाधिकार अंश भी जान लिए, उनमें डिफरेंस भी कर लिया, और लास्ट में जाते जाते हमने ऋण पत्रों के बारे में समझा और ऋण पत्र और अंशों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने जान लिया। मुख्य रूप से क्षमता अंशधारी कंपनी के मालिक हैं, उसके बाद नंबर आ जाता है पूर्वाधिकार अंशों का और लास्ट में आ जाता है ऋण पत्रों। उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा। इसी चैप्टर का भाग नंबर 2 जल्दी ही डाल देंगे, लेकिन अगले आने वाला टेस्ट भाग नंबर 1 में से ही रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।